हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। और इन प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअल में क्वांटाइजेशन होता क्या है। तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, चार्जेस की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको बोलती है कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक चार्ज है ये वाला पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है ये वाला पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्जेस क्या हो गए, एक दूसरे के लिए लाइक चार्जेस हो गए, राइट। तो जब भी लाइक चार्जेस पास में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो सकता है वो नेगेटिव और नेगेटिव भी हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक नेगेटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मतलब ये दूर फेंक रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर जो पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा है वो भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस का मतलब ये होगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा आपके पास में नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अपने पास में रखा तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे, वो अट्रैक्शन का लगेगा, राइट। तो ये हमारे पास में होगी पहली प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस होते हैं ना, उनको हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी आपके पास में एक बॉडी है, इस बॉडी पर यहाँ पे +2 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ -3 कूलम चार्ज रखा है, यहाँ +5 कूलम चार्ज रखा है, और यहाँ पे मान लीजिए -1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, राइट। इस बॉडी पर इस पर्टिकुलर जगह पे इतने इतने चार्जेस हम लोगों ने रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इस पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर टोटल चार्ज की बात करें तो देखिए +2, राइट, उसके बाद में अपने पास में -3, उसके बाद में +5, उसके बाद में -1, ये सारे के सारे चार्जेस इनके साइन के साथ में ऐड हो जाएंगे। जो भी इनका साइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अकॉर्डिंग टू देयर साइन दे विल ऐड। सो यहाँ पे क्या है, +2 और -3 दोनों मिला के क्या हो गया, -1 हो गया, +5 और -1 दोनों मिला के +4 हो गया। फाइनली इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, +3 कूलम। यानी कि इस पूरी बॉडी पर जो आपको इतने सारे चार्जेस दिख रहे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। टोटल कितना चार्ज इसके ऊपर, +3 कूलम है। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये हम लोगों ने निकाला कि जो चार्जेस होते हैं वो एडिटिव होते हैं उनके नेचर में, राइट। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी सेकंड वाली हो गई। अब उसके बाद में हम लोग बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमको बोलती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो ना तो खत्म होते हैं और ना ही क्रिएट होते हैं, वो जितने थे उतने रहते हैं। मतलब हम लोगों ने बचपन में भी जैसे साइंस में पढ़ा है कई बार की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर पढ़ी है। तो यहाँ पर भी यही चीज होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो चार्ज होता है वो क्रिएट नहीं होता ना डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है, अगर समरी के रूप में बताओ तो। बाकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, पहली बात तो ये कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि बाहर से कहीं चार्जेस नहीं आएंगे किसी दूसरी जगह से। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक बॉडी है A और एक कोई बॉडी है हमारे पास में B। अब जो A बॉडी है उसके ऊपर हम मान लेते हैं कि टोटल 50 चार्जेस हैं, और जो B बॉडी है इसके ऊपर हम मान लेते हैं टोटल 30 चार्जेस हैं, राइट। अब ये दोनों बॉडीज जो है आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब है कि इसको बाहर के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे जो A के ऊपर चार्जेस हैं और जो B के ऊपर चार्जेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए A पर कितने हैं 50, B पर कितने हैं 30, दोनों मिला के कितने हो गए 80, राइट। अब अगर मान लीजिए कि A पे से चार्जेस कम हो गए, मतलब अगर किसी तरीके से आपने क्या करे, A के चार्जेस को B पर ट्रांसफर कर दिए, तो A के चार्जेस कहाँ चले गए, B पर। मान के चलते हैं कि 10 चार्जेस B पर चले गए, राइट। तो A से निकलकर 10 चार्जेस B पर चले गए, तो A पे कितने हो गए 40 और B पर कितने हो गए 40। अब अगर इन दोनों चार्जेस को आप ऐड करो वापस से, तो वापस आपको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। यानी कि अभी भी चार्जेस दोनों के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सेम है। तो ये होता है इनका
मतलब कि एल्जेब्रिकली जो होता है ना सम इन दोनों चार्जेस का, वो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट होता है, राइट। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि द एल्जेब्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो चार्जेस होते हैं उनको हम लोग ना तो क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया था भी कि एक बॉडी से बी बॉडी में हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हम लोगों ने कर दिए, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब उसके बाद में एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो व्हेन अ ग्लास रोड, मतलब एक ग्लास की कोई भी आपके पास में एक रोड है, उस ग्लास रोड को अगर आप रब करोगे सिल्क के कपड़े के साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में अगर रब करोगे तो नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो सिल्क क्लॉथ पे आ जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्जेस सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो ग्लास रोड के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितने चार्जेस ग्लास रोड ने लूज करे हैं वो सारे के सारे चार्जेस कहां चले गए, सिल्क के कपड़े के ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, वही बात अभी जो हम लोगों ने देखी कि 10 चार्जेस मान लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो गए, तो एक बॉडी में 10 चार्जेस की कमी हो गई, दूसरी बॉडी में 10 चार्जेस की एक्सेस हो गई, तो ये क्या हो गया, कंजर्व्ड है, राइट। अब इसके आगे हमारे पास में द नेट चार्ज ऑन द ग्लास सिल्क सिस्टम रिमेन्स 0 बिफोर एंड आफ्टर रबिंग। नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो पहले चार्जेस थे, पहले जो चार्जेस थे वो भी कितने थे, 0, और बाद में जो चार्जेस है वो भी कितने हैं, 0। अब उसके बाद में हम लोग बात करें तो इसके ऊपर एक नोट हम लोग बता सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना वो इंप्लाइज करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स बट नेवर इन आइसोलेशन। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करना है तो वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। पेयर का मतलब क्या होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा होगा, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने चार्जेस को क्रिएट किया तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में आएंगे। सिंगल चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट पेयर ऑफ चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा स्पेशली। फॉर एग्जाम्पल इन द बीटा डीके, ये देखिए बीटा डीके जो होता है ना, मतलब ये एक तरीके से बोल सकती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनके अंदर होता है ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 चार्ज होता है, ये अपने को ऑलरेडी पता है। अब प्रोटॉन चार्ज जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव आर प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जब बीटा डीके होता है, ये बीटा डीके मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आपके पूरा चैप्टर है इस चीज के ऊपर। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी अगर एक बीटा डीके हो रहा है, मतलब अगर कोई एक रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 2 पार्ट्स में टूट रहा है, यानी कि एक प्रोटॉन के फॉर्म में और एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, राइट। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमको पता है पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन अपने को पता है नेगेटिव होता है। तो वापस अगर इन दोनों को आप टोटल देखो तो टोटल चार्ज कितना है, फिर भी 0 ही है। मतलब पहले भी न्यूट्रॉन पे कितना था, 0, और जब बीटा डीके हो गया, बीटा डीके होने के बाद में इनके ऊपर चार्जेस कौन से प्रोड्यूस हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर भी दोनों मिलाकर कितना है अपने पास में, 0 है। तो यहां पर क्या हो गया, हम लोगों ने यह बताया कि चार्जेस को प्रोड्यूस तो किया जा सकता है बट इन द पेयर, इन द फॉर्म ऑफ पेयर, राइट। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए काफी सिंपल प्रॉपर्टी है। तो देखिए क्वांटाइजेशन को हम लोग इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक बॉडी है A और कोई दूसरी बॉडी है हमारे पास में B, करेक्ट। अब अगर हमको इन दोनों बॉडीज में से किसी भी एक बॉडी को चार्ज करना हुआ, या तो पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अगर A को आपको चार्ज करना है तो A में से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जो A बॉडी है ये +1 से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, करेक्ट। अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेते हैं तो ये जो बॉडी है +2 से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर इस बॉडी में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो ये बॉडी जो क्या है +3 से चार्ज हो जाएगी, राइट। जितने चार्जेस से ये पॉजिटिवली चार्ज हो रही है उतने ही चार्जेस से जो दूसरी वाली बॉडी है जिसमें हम लोग चार्जेस को ट्रांसफर कर रहे हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि मैंने कहीं पर भी आपसे ये चीज बोली क्या कि आधा इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल लिया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको बॉडी को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज करना हुआ
तो आप उसमें से या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 3 निकालेंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे वो होल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा या आधा उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, राइट, या 1.25 इलेक्ट्रॉन 2.25, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। या तो 0 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और या फिर निकलेगा तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब पूरा 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी को हम लोगों को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना होता है, या फिर किसी भी बॉडी पर जब चार्जेस अवेलेबल होते हैं तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो भी होंगे वो होल नंबर्स के फॉर्म में होंगे। होल नंबर्स मतलब कि या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर मौजूद रहेंगे, या उसमें से निकल सकते हैं या उसमें जा सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिस किसी बॉडी पर चार्जेस हमारे पास में होते हैं अवेलेबल, वो उसमें इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। बाकी आप ये स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, जैसे द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब कि ई, यानी कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज अवेलेबल होता है वो। Hence the charge on an object can be increased or decreased in steps of E. In steps of E का मतलब होता है, E का वैल्यू होता है हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अगर आपको कहीं पर भी चार्जेस को देना है या लेना है तो इस फॉर्मेट में हम दे सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास में, Q इज इक्वल टू होता है NE। यहाँ पे इसके आगे हम लोगों ने लिखा है प्लस माइनस का सिंपल सा फॉर्म होता है, या तो हम लोग चार्जेस देंगे या चार्जेस लेंगे। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है हम कितने दे रहे हैं या कितने ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है उसमें, राइट। और हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई हमको ई के साथ में करना है। ई मतलब जो बेसिक चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अब देखिए एक चीज और इसके अंदर ये चीज समझने वाली है कि एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि क्वार्क्स नाम के चार्जेस एग्जिस्टेंस में आए हैं। क्वार्क्स हम लोग किसको बोलते हैं, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये चीज हम लोगों ने अभी रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सामने आ रही है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, जिसको आप बोल सकते हैं कि 1/3 ऑफ चार्ज 2/3 ऑफ चार्ज भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनको हम कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये चार्जेस जो है इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं है। इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो एक इलेक्ट्रॉन को लेना तो आप एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल है, राइट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लेना है या देना है, तो ये मौजूद तो है लेकिन आप उसको ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, राइट, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं। तो इंडिपेंडेंटली अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये आप इसको ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग जो बेसिक चार्ज देते हैं वो कितना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं, उससे कम नहीं ले सकते, राइट। तो ये थी हमारे पास में ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास में फिफ्थ है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा मास के साथ में एसोसिएट होते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। यानी कि जब भी किसी बॉडी को आप चार्जेस दोगे या उसमें से चार्जेस लोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे, तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा, राइट। तो हमेशा कोई भी चार्ज अगर आप लोगे तो उसके साथ में क्या होगा, मास एसोसिएट होता है, राइट। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है तो बिना मास के तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बिना मास के चार्जेस जो हैं एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, राइट। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन जो मास होता है किसी भी बॉडी का वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि चार्जेस और मास के बीच में कंपैरिजन भी हो सकता है कि जो मास होता है वो बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो बिना मास के नहीं हो सकता। ये चीज़ आप जनरली समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए 50 किलो की कोई बॉडी है, अब 50 किलो की बॉडी है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्जेस भी हों। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 50 इलेक्ट्रॉन्स बिना मास के हो सकते हैं क्या? दैट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का भी हमारे पास में मास है। तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो 50 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, राइट। ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला जो है पॉइंट वो ये है, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। मतलब हम लोग अगर मास के एग्जिस्टेंस की बात करें कि मास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो जनरल सी बात है कि जो चार्जेस
की प्रेजेंस से वो खुद इस चीज का कन्वेंशन प्रूफ है। मतलब अगर आपके पास में जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, उसका मास जो होता है वो चेंज होता जाता है। तो ऑब्वियसली जब चार्जेस कम या ज्यादा हो रहे हैं तो उसका मास भी क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। तो मास का एग्जिस्टेंस है या नहीं ये हम लोग चार्जेस से बता सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है हमारे पास में इन चार्जिंग, मतलब अगर किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो द मास ऑफ बॉडी चेंजेस, ऑब्वियसली उसका जो मास होगा वो चेंज होगा, राइट। व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्जेस दिए जाते हैं इट्स मास डिक्रीजेस। ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो मास उसका डिक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो तो उसका मास इंक्रीज होगा। अब ये कैसे होता है, देखिए पॉजिटिव चार्जेस देने का मतलब क्या हुआ, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। इसको अगर अपन एग्जांपल वाइज समझें तो आप ये मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसमें हम मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, राइट। अब अगर हम लोगों ने ये बोला कि इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिए, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये नहीं कि कहीं से प्रोटॉन उठा के आपने इसको दे दिया। इसका मतलब ये होगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया, राइट। ऑब्वियसली अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले 10 इलेक्ट्रॉन का मास इस बॉडी के ऊपर था, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकाला ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, मतलब कि आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ा, और अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो ऑब्वियसली इतना मास तो उस बॉडी में से निकल गया, तो क्या हो गया, मास फाइनली इस बॉडी का कम हो गया ना। इसी की बजाय अगर हम लोग बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आप लाके कहीं उसको दोगे तो ऑब्वियसली इतना मास आपने उस बॉडी को दे दिया। तो पहले अगर मान लीजिए उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन की बजाय मास ज्यादा इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, तो फाइनली बॉडी का जो मास हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है तो उसका जो मास होता है वो कम हो जाता है, और जब नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो उसका जो मास होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ उसकी हमारे पास में चार्जेस की प्रॉपर्टीज थी। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको वहां कर दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।